नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में एक बार पुनः मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ, एक नया केस लेकर, एक और इंटरेस्टिंग विषय लेकर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं वैवाहिक संबंधों में बढ़ रही दरार की। कानून जहाँ विवाह को स्वीकार करता है, उसी के साथ वह चाहे धर्म विशेष हो, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू, सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट जिन पे ये कानून लागू होता है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है और क्रिश्चियंस के लिए अलग कानून है। लेकिन वो चाहे किसी भी धर्म की बात हो, जिस तरह से मैरिज की लीगल सैंक्शन है, वैधानिक स्थिति है, उसी तरह से डाइवोर्स का अधिकार भी महिलाओं को हमारे कानून ने दिया हुआ है। अब मैं आज पूरे डाइवोर्स को यहाँ इस एपिसोड में तो कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक जो नया फैसला कर्नाटक उच्च न्यायालय का आया है, कर्नाटक हाई कोर्ट का आया है, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जनाब, इस केस में जो स्थिति है, हम ये हिंदू डाइवोर्स एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये फैसला आया है, तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं और हम इसका असर मुस्लिम एक्ट या क्रिश्चियन एक्ट पे क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। अगर समय मिला तो हम उस विषय को भी अपने इस एपिसोड में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सामाजिक विषयों पे, जनता के जुड़े मुद्दों पे आपको ताज़ा तरीन जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल 4C सुप्रीम लॉ को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन दबाकर आप नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह विषय महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अपने जानने वालों के बीच शेयर करें। आप थम्स अप देकर, कमेंट्स देकर और कुछ राशि का भुगतान कर इस चैनल को आगे बढ़ाने में भी अपना अमूल्य सहयोग कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम विषय पे आते हैं। तो जैसा कि हम आपसे मुखातिब थे, बात कर रहे थे कि अदालत में दो तरह के तरीके से संबंध विच्छेद हो सकता है, तलाक हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है। एक है सहर्ष सहमति के आधार पर, और दूसरा है कि कुछ कानून में ऐसे ग्राउंड्स दिए गए, मसलन एडल्ट्री, मसलन मानसिक क्रूरता, मसलन धर्म परिवर्तन कर लेना, इत्यादि इत्यादि। तो उन 9 या 10 ग्राउंड में से भी कंटेस्टेड डाइवोर्स, जहां बिना रजामंदी के, बिना सहमति के कोर्ट तक जाकर के डाइवोर्स मांगा जा सकता है, लिया जा सकता है। कोर्ट आपके ग्राउंड्स पे के मेरिट्स पे विचार करेगा और अपना फैसला देगा। तो यहाँ पे मैं जिस फैसले की बात करने जा रहा हूँ, कर्नाटक हाई कोर्ट के, वह कंसेंसुअल डाइवोर्स है, सहमति वाला डाइवोर्स है। अब देखिए, इस केस में होता क्या है कि एक डाइवोर्स पिटीशन पति और पत्नी दोनों फाइल करते हैं। दोनों अपना कंसेंट भी देते हैं कि हाँ जी, हम अब साथ नहीं रहना चाहते, हम साथ नहीं रह सकते। अब जब ये मामला फैमिली कोर्ट के पास कर्नाटक में आता है, तो कानून के प्रावधान के तहत फैमिली कोर्ट मीडिएशन को मामला रेफर कर देती है। मीडिएशन में भी जाके पति और पत्नी का स्टैंड सेम रहता है और वो मीडिएटर को यह समझाने की कोशिश करते हैं या समझा पाते हैं कि हमने बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के, आपसी रजामंदी के आधार पर, आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला, डाइवोर्स लेने का फैसला लिया है। मीडिएटर भी अपनी रिपोर्ट पे ये बात लिख करके मुहर लगा देता है। अब ये मामला पुनः फैमिली कोर्ट के पास रेफर हो जाता है। फैमिली कोर्ट पति और पत्नी की सहमति होने के बावजूद, मीडिएटर की फेवरेबल रिपोर्ट होने के बावजूद, दोनों को डाइवोर्स देने से इनकार कर दे। इनकार की जो शर्त है या जो ग्राउंड है फैमिली कोर्ट का, वह यह था कि पति और पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। अतः यह कैसे माना जाए कि उन्होंने आपसी सहमति से, रजामंदी से डाइवोर्स लेने का फैसला किया है और इस आधार पर वह डाइवोर्स देने से इनकार कर देता है। अब जहाँ तक कानून की बात है, उसमें कानून
कहीं पे यह शर्त नहीं रखता है कि जब मैं कंसेंसुअल डाइवोर्स फाइल कर रहा हूं तो हम दोनों को, पति और पत्नी को, अभी डाइवोर्स हुआ नहीं, अलग अलग रहना उसकी अहर्ता है, उसकी अनिवार्य शर्त है। लेकिन फैमिली कोर्ट इस मैटर को इसी तरह से इंटरप्रेट करता है, ट्रीट करता है। और यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश कृष्णा एस दीक्षित की अदालत में आता है। पूरे मामले पर गहनता से विचार करने के बाद दीक्षित साहब एक अहम फैसला देते हैं और उस फैसले में वह फैमिली कोर्ट के इस फैसले को और फैमिली कोर्ट के इस रवैये को अनुचित मानते हैं, उसको आड़े हाथ लेते हैं और यह कहते हैं कि यह तो सामाजिक समरसता का एक अच्छा उदाहरण है कि पति और पत्नी डाइवोर्स ना होने वक्त तक एक ही साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और सहर्ष स्वीकृति से, सहर्ष सहमति से अलग अलग होना चाहते हैं। इसमें कोर्ट को भला क्या आपत्ति हो सकती है, और उनके पिटीशन को अलाउ करता है और फैमिली कोर्ट को तत्काल प्रभाव से 1 महीने के तहत कानून सम्मत फैसला देने का आदेश देता है। तो यहाँ पे यह बात इस फैसले से स्पष्ट हो जाती है कि अगर आप पति और पत्नी हैं और एक छत के नीचे रह रहे हैं और आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एक तरह का लैंडमार्क जजमेंट है, एक तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। तो तलाक की जब हम बात करते हैं, चाहे वो मुस्लिम लॉ के तहत करें, चाहे क्रिश्चियन लॉ के तहत करें, चाहे हिंदू लॉ के तहत हम बात करें, तो आइए हम यह देखते हैं कि इस तरह के नज़ीर बने फैसले और क्या क्या रहे हैं जिनकी जानकारी अगर हमें हो तो हम ज़रूरत पड़ने पर परिस्थितिवश उनका अपने पक्ष में उपयोग कर सकते हैं। यूँ तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, लेकिन मैं उसकी चर्चा करूं या उसके पहले आऊं, उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आखिर ये तलाक का राइट महिला को होने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्या प्रारंभ से था। क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शादी जन्म जन्मांतर के लिए होती है। यह एक संस्कार है, इसमें विच्छेद होने का कोई सोच नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा ये डाइवोर्स कानून या महिलाओं को ये हक दिया गया जो भारत के संविधान लागू होने के बाद भी जारी रहा, उनको ये अधिकार प्रदान किया गया। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, आज़ादी से पूर्व एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। 11 साल की फूलमती का उसके पति ने क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया और फूलमती की उम्र 11 साल थी और उसका पति जिसका नाम था हरि मोहन मैती, उसकी उम्र 35 साल थी और उस बेचारी लड़की की मौत हो गई। जहां उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि जो हिंदुस्तान की रिवायत है, जो ट्रेडिशंस है, जो परंपरा है, उसमें सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है इस घटना को देखते हुए। और पहली बार हिंदुस्तान में एज ऑफ कंसेंट एक्ट कि किस उम्र में शादी होगी, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लागू किया गया। तो जैसा कि मैं आपसे पहले बता रहा था कि आइए हम इस कानून के आने के बाद और डाइवोर्स का इक्वल राइट महिलाओं को देने के बाद कुछ ऐसे फैसले जो नज़ीर आज बने, जो लैंडमार्क जजमेंट कहे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट केस लॉ कहे जाते हैं तलाक के संदर्भ में, वो क्या है। तो आइए पहले हम एक मुकदमा क्रिश्चियन लॉ से उठाते हैं। बड़ा ही फेमस मुकदमा रहा, लैंडमार्क जजमेंट है मोली जोसेफ वर्सेस जॉर्ज सेबेस्टियन का। इस कहानी में क्या होता है कि मोली नाम की एक महिला शादी के बाद चर्च की प्रक्रिया से, जिसको एनलमेंट ऑफ मैरिज बोलते हैं, अलग हो जाती है और वह जॉर्ज सेबेस्टियन नाम के व्यक्ति से शादी की। शादी के कुछ साल बाद जॉर्ज सेबेस्टियन से भी उसकी बनती नहीं है और वह अलग हो जाती है और अपने पत्नी के अधिकार के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है। राइट ऑफ मेंटेनेंस, पत्नी के जो उसके अधिकार हैं
वो जॉर्ज सेबेस्टियन से मांगने के लिए वह अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है। अदालत में जॉर्ज सेबेस्टियन अपने पक्ष में यह दलील देते हैं कि मौलिक ने क्योंकि पहली शादी को ख़त्म नहीं किया है, कानूनी तरीके से तलाक नहीं लिया है सिविल कोर्ट के द्वारा, अतः उसकी दूसरी शादी वैलिड ही नहीं है। और जब वह शादी ही वैलिड नहीं है तो पत्नी के हक या मेंटेनेंस का सवाल कहां से पैदा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट इस केस में यह फैसला देता है कि चर्च को डाइवोर्स देने का कोई अधिकार नहीं है, और चूंकि मौली ने सिविल अदालत से डाइवोर्स नहीं लिया है, अतः उसकी दूसरी शादी वैध नहीं मानी जा सकती और उसको मेंटेनेंस देने से इनकार कर देता है। आइए अब एक ऐसा ही इम्पॉर्टेंट की स्टोन फैसला हम मुस्लिम लॉ से डिस्कस करते हैं। इस कानून में भी बड़ा दिलचस्प वाकया होता है। इस केस का नाम है इतवारी वर्सेस अगासी एंड अदर्स। इसमें जो इतवारी के पति हैं अगासी, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। अब देखिए, मुस्लिम लॉ में पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा बहुविवाह का कानूनी मान्यता है। एक मुस्लिम धर्म को मानने वाला व्यक्ति एक समय में 4 पत्नियां रख सकता। तो जहां तक सवाल था यहाँ पे कि यह शादी तो वैध है दूसरी, और इतवारी का तलाक हुआ नहीं है, उसके पति ने उसको तलाक नहीं दिया है। मामला दिलचस्प मोड़ तब लेता है जब इतवारी एक कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाता है और अपनी पहली पत्नी अर्थात इतवारी से वैवाहिक संबंध स्थापित करवाए जाने के आदेश, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वो डिमांड करता है अपनी पहली पत्नी से, और उसका आदेश वह कोर्ट से पारित करने को कहता है। पत्नी अपने पक्ष में यह दलील देती है कि उसकी शादी वैध हो सकती है, लेकिन उसकी शादी से उसको गहरा मानसिक आघात पहुंचा है, अतः यह केस मेंटल क्रूएलिटी का तो बनता ही है, और जब उसको मानसिक आघात पहुंचा है, वह दुखी है, तो किसी अदालत के द्वारा उसकी इच्छा के बगैर उसके पहले पति को सेक्सुअल इंटरकोर्स की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इतवारी के इस दलील पे कोर्ट मुहर लगा देती है कि आप महिला को उसके इच्छा के बगैर वैवाहिक संबंध में रहने के बावजूद अगर एक मुस्लिम आदमी दूसरी बीवी को ले आता है तो उसको पहली बीवी से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का अधिकार बिना पहली पत्नी के मर्जी के प्रदान नहीं किया जा सकता। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है जहाँ तक मुस्लिम महिला के अपने अधिकार का संबंध है। अगर वह उसके पति को बहुविवाह की इजाज़त देता है तो महिला को भी अपने अधिकार के सुरक्षित रखने की कानूनी शक्ति और अधिकार देता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी। अब आइए हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को हिंदू लॉ की नज़रिए से देखते हैं। इस केस में क्या होता है, एनजी दस्ताने वर्सेस एस दस्ताने। यहाँ पर एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद वर्षों तक संबंध उनका सामान्य रहता है। उसके बाद पति पत्नी के ऊपर मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने का आरोप लगाकर मेंटल क्रूएल्टी के आधार पर अपने जान को खतरा बताते हुए डाइवोर्स की पिटीशन कोर्ट में फाइल करता है। यह भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की विवेचना करते हुए अपने फैसले में यह कहता है कि पति का यह जो आरोप है कि उसकी पत्नी मानसिक तौर पर विचलित है, स्टेबल नहीं है और उसके साथ मेंटल क्रूएलिटी करती है और अब उससे उसकी जान को खतरा है, अतः इस आधार पर उसको तलाक दिया जाए, डाइवोर्स दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पति के इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर देता है कि जो पति और पत्नी का लंबा दौर, जो संबंध का दौर चला है, उसमें इंटीमेसी है, उसमें एक नॉर्मल मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है, उसमें जो उसकी मानसिक अवस्था है पत्नी की और चाहे जो भी उसका नेचर है, वह कहीं भी पति को उसके कोहिबिशंस राइट से नहीं रोकता है। उन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध जो एक पति और पत्नी का है, जो इंटरकोर्स का है, वो सारे संबंध मौजूद हैं और ऐसी आधार पर
जहां आप सेक्सुअल रिलेशनशिप तो एंजॉय कर रहे हैं और उसके बारे में अब तक कंप्लेन नहीं करते हैं, अचानक वह कैसे मानसिक उत्पीड़न का आधार बन सकता है और इस आधार पर वह पति को डाइवोर्स देने से इनकार कर देता है। तो ये जहाँ तक अदालत की नज़ीर बने हुए फैसले हैं, उसी तरह का एक फैसला आज कर्नाटक की हाई कोर्ट ने दिया कि एक छत के नीचे रहते हुए भी पति पत्नी आपसी सहमति से अदालत का दरवाजा अपने डाइवोर्स के लिए खटखटा सकते हैं। और चलते चलते कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट केस लॉज की मैं चर्चा आपके साथ कर दूं। इसमें जो पहला केस मेरे ध्यान में आता है वह नीलू कोहली वर्सेस नवीन कोहली का है। दिव्या गणेश वर्सेस नलूड़ का केस है। प्रवीण मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता का केस है। सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश का केस है। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का केस है। सारे केसों की लंबी फहरिस्त में जाने की इजाज़त ये एपिसोड नहीं देता है, लेकिन फिर कभी मौका मिला तो मैं आपको इन केसों की एक एक केसों की विवेचना लेकर मैं आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में अगर चाहते हैं इनके बारे में जानना तो मुझे बताइए, मैं दूसरे एपिसोड में भी इन चीज़ों पर आपसे बात करूँगा। अगर मुस्लिम लॉ के हिसाब से हम बात करें तो इटवरी वर्सेस असगरी का उदाहरण मैंने आपको दे दिया, सेकंड मैरिज जहाँ हुआ था। दूसरा केस जो महत्वपूर्ण है वो अब्दुल रहमान वर्सेस खैरुन्निसा का है। तीसरा केस वो यूसुफ वर्सेस सोवर्मा का है। चौथा केस मरियमा मोहम्मद शमसी आलम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है। शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है। और क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से आपको मैंने मौली जोसेफ और जॉर्ज सेबेस्टीन का केस बताया। एक और महत्वपूर्ण केस है लक्ष्मी सन्याल वर्सेस संचित कुमार धर, जहां एक कजिन में शादी होती है। कोर्ट इसके बारे में भी अपना फैसला देता है कि प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में मैरिज वैलिड होगा या अनवैलिड होगा। इसका फैसला इस केस में आया, लक्ष्मी सन्याल वर्सेस संचित कुमार धर। तो आपसे अगले एपिसोड में एक ऐसे ही विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विदा दीजिए। इजाज़त है। जय हिंद, जय भारत।